good morning students. So as you know that we are continuing our chapter number 6 and last हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने पढ़ा था सेंसस के बारे में, देन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या है, वो क्यों इंक्रीज हो रहा है, देन डेथ रेट, बर्थ रेट एंड माइग्रेशन। आज हम आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 46 में हम देखने वाले हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन कैसे हम करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है वो हम देखने वाले हैं। पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो रही है तो उसका कुछ तो स्ट्रक्चर होगा, तो स्ट्रक्चर को हमने डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर है एज स्ट्रक्चर की एज के ऊपर अगर हमें पॉपुलेशन को क्लासिफाइड करना है, उसको डिवाइड करना है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले पॉपुलेशन कंपोजिशन, the classification of the total population into various categories is called population composition. The categorization is done as per male female। जो categorization है, जो dividation है, वो अलग अलग फॉर्म में हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि मेल फीमेल में, एज ग्रुप, लिटरेसी रेट, रूरल अर्बन, रिलीजन के बेसिस पर, लिंग्विस्टिक मतलब कि लैंग्वेज के बेसिस पे, प्रोफेशनल ग्रुप उनका प्रोफेशन क्या है, वो बेसिस पे हम नॉर्मली पॉपुलेशन को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, उसको अलग अलग जगह पे हम कैटालॉगिंग कर सकते हैं। थ्रूआउट स्टडी ऑफ दिस कैटेगराइज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन कंपोजिशन। और इसी के बेसिस पे हमें पता चलता है कि मेल फीमेल का रेशियो क्या है, प्रोफेशन में मतलब रेशियो क्या है, कितना मतलब लिटरेट है, कितने इलिटरेट है, एज स्ट्रक्चर पता चलता है कि बच्चे कितने हैं, सिटीजन पर्सन कितने हैं या फिर एडल्ट कितने हैं। तो ये जो अलग अलग हम जो हिस्सों में उसको कैटेगराइज करते हैं उसको बोलते हैं हम कंपोजिशन, एक तरह का स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर है एज स्ट्रक्चर। सबसे पहला एज स्ट्रक्चर, the total population of the nation comprised of 3 age group। जो पूरे देश का जो टोटल रेशियो है उसको हम 3 हिस्सों में नॉर्मली डिवाइड कर सकते हैं, चिल्ड्रन, देन एडल्ट एंड सिटीजन। सो यहाँ पर ऑलरेडी आपकी बुक में दिया है कि अगर चिल्ड्रन है तो किसको आप चिल्ड्रन में गिनोगे, तो जिसकी 0 से 14 तक की होगी, फिर जिसकी 15 to 59 होगा वो आएगा एडल्ट में, एंड जिसकी अबव 59 से अगर ऊपर उसकी एज है तो वो आएगा सीनियर सिटीजन। अगर आपके पास कोई ऐसा कैटलॉगिंग लिस्टिंग की, आपके पास कोई लिस्ट है जिसमें जितने भी पर्सन है उसकी एज लिखी हो, तो आप एक पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मेट बनाकर आप उसको 3 फॉर्मेट में आप दिखा सकते हो, तो आपको खुद मालूम चलेगा कि चिल्ड्रन कितने, एडल्ट्स कितने एंड सीनियर सिटीजन कितने हैं। Among the above 3 groups, maximum and the most important difference is seen in the first and the third group। जो सबसे ज्यादा डिफरेंस जो हमें देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन में। As per the 2001 census, 35% to 40% to the total population is below 18 years, whereas the 7% to 10% is senior citizen। 2001 में जब पॉपुलेशन काउंटडाउन हुआ था, जो एज स्ट्रक्चर हुआ था, जिसमें 40% जितने स्टूडेंट, जो 100% जितने टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 40% तो सिर्फ चिल्ड्रन थे, एंड जब हम देखा जाए कि सीनियर सिटीजन तो वो थे 7% to 10%। तो आप देख सकते हो कि दोनों के बीच में गैप कितना है, एक 40% है, एक डायरेक्टली 7% है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है। रेस्ट ऑल आर द एडल्ट्स, 40% चिल्ड्रन है, 7% सीनियर सिटीजन है, तो बाकी जो बच्चे वो कौन होंगे, एडल्ट। The proportion of senior citizen is high in Japan। अगर आप जापान में जाओगे तो वहाँ सीनियर सिटीजन का जो प्रोपोर्शन है वो कुछ ज़्यादा ही है, मतलब कि सबसे ज़्यादा उनका जो लाइफ टाइम कंसिस्टेंसी है वो आपको जापान में ज़्यादा देखने को मिलेगी। उन लोगों की उम्र हमसे ज़्यादा होती है, बिकॉज दे आर हेल्दी।
सेकंड पहला हमने देखा है स्ट्रक्चर, सेकंड है सेक्स रेशियो, मतलब कि मेल एंड फीमेल। Sex ratio can be defined as the number of female per 1000 males. The sex ratio has been reducing consistently since 1951. Sex ratio means कि मेल फीमेल अगर पर मेल पर 1000 मेल के सामने फीमेल कितनी है उस हिसाब से हम नॉर्मली मेल फीमेल का रेशियो हम काउंट करते हैं कि अगर 1000 मेल है तो उसके सामने 900 फीमेल है या फिर 1000 है या फिर उससे ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हम ये रेशियो नॉर्मली दिखते हैं। जिसमें से अगर हम देखें कि 1951 से ये जो सेक्स रेशियो है वो कंसिस्टेंटली क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है। अभी आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 47 में थिंग्स टू नो में आप देख सकते हो कि इंडिया जहाँ पर पूरे देश का पर रेशियो उन्होंने निकाला है, तो 1000 मेल है तो उनके सामने फीमेल कितनी है, 940। तो आप देख सकते हो कि मेल के मुकाबले फीमेल का रेशियो काफी कम है, 60 फीमेल वहां पर कम है। फिर आप देखो कि केरला में 1000 मेल है तो उसके सामने फीमेल मेल से भी ज्यादा है, मतलब कि 1084 जितनी फीमेल्स वहां पे ज्यादा है। फिर आप उत्तर प्रदेश में देखो तो 908 जितनी फीमेल है जबकि मेल है 1000। आप रेड अलर्ट में देखो कि अमरेली द नंबर ऑफ फीमेल फेल डाउन 987 to 964 पर 1000 में 1000 मेन थे जिसके सामने वुमन का जो रेशियो था वो 987 से डायरेक्टली 964 तक चला गया। कच्छ में देखो द नंबर ऑफ फीमेल फेल डाउन फ्रॉम 942 to 907 पर 1000 मेल। कच्छ में जो नंबर 1000 मेल के सामने पहले 942 जितनी फीमेल थी जो अभी डायरेक्टली 907 तक ही हुई। तो आप देखो कंसिस्टेंटली ये जो फीमेल का रेशियो है वो गिरता ही जा रहा है। द गुजरात गवर्नमेंट लॉन्च बेटी बचाओ सेव द चाइल्ड कैंपेन टू स्टॉप फीमेल फेटिसाइड की फीमेल्स को जहाँ पे फेटिसाइड किया जाता है उनकी बॉर्न होने से पहले ही उनको मारा जाता है, तो वो हमें रोकना चाहिए। तो ये थे गवर्नमेंट के अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद हम थर्ड देखते हैं लिटरेसी। लिटरेसी के बेसिस पे भी हम पॉपुलेशन कंपोजिशन उसको डिवाइड कर सकते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन द लिटरेसी रेट ऑफ दैट कंट्री। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है वो हम उस कंट्री के लिटरेसी रेट पे हम नॉर्मली जज कर सकते हैं। लिटरेसी इज द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया टू मेजर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पॉपुलेशन एंड सोशल डेवलपमेंट। नॉर्मली लिटरेसी रेट्स की वजह से हम उसका स्टैंडर्ड लिविंग क्या है, वो किस तरह की लाइफस्टाइल है, उसका स्टेटस क्या है या फिर उसका सोशल डेवलपमेंट कितना है वो हम देख सकते हैं। लिटरेसी इज आल्सो द की टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। किसी भी देश का डेवलपमेंट करने की एक चाबी है लिटरेसी। The definition of literacy was fixed at the time of the census of 1991 that according to it, an individual person who is above 6 years 4 and who can read, write and understand any one language may be considered as literate. The literacy rate in India has been increasing consistently, which is a positive side. And in India, this literacy rate in a positive way it कंसिस्टेंटली इंक्रीज, ये कंसिस्टेंटली ये जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि लोगों के पास अभी इतनी समझ है कि वो मतलब अभी पढ़ने लगे, वो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। तो ये इसकी वजह से, ये सोच की वजह से ये रेट कहीं ना कहीं अभी इंक्रीज हुआ है। आप देख सकते हो कि इंडिया का जो लिटरेसी रेट है जहाँ पर कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है 2001, जहाँ पर टोटल आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो कि 2001 में लिटरेसी रेट है 75.26 मेल का एंड जहाँ पर फीमेल का रेट है 53.67। एंड फिर इंडिया का आप देखो 1911 जहाँ पर हमारा लिटरेसी रेट है 74.04
जहाँ पर मेल का है 82.14 एंड फीमेल का है 65.46। मेल के मुकाबले फीमेल का जो लिटरेसी रेट वो पहले के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था, क्योंकि फीमेल को लोग इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाते थे, लेकिन अभी ये जो रेट है वो मतलब काफ़ी चेंज हुआ है, अभी इक्वल पे चल रहा है। पेज नंबर 49, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। Occupational structure. Any person in the country engaged in any kind of economic activities included in the occupational group, अगर आप किसी भी तरह की एक्टिविटी के साथ जुड़े हो और आपकी इनकम वहाँ पर जनरेट होती है, तो इट मीन्स कि आप वहाँ पर ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर में आपको इंक्लूड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप ऑक्यूपेशन अपना कुछ काम कर रहे हो। इट इज डिवाइडेड इनटू, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, अर्निंग पॉपुलेशन एंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन। अर्निंग पॉपुलेशन मतलब कि जो खुद बाहर जाके कुछ ना कुछ काम करते हैं, जो इनकम है वो जनरेट करते हैं, एंड द सेकंड वन इज डिपेंडेंट पॉपुलेशन, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी आप जो स्टूडेंट हो वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, क्योंकि अभी आप कुछ कमाने के लिए बाहर नहीं जा रहे हो, आप अपने पेरेंट्स के ऊपर क्या हो डिपेंडेंट, बट इन फ्यूचर आप अर्निंग पॉपुलेशन में आ जाओगे। The अर्निंग पॉपुलेशन इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री। इंडस्ट्रीज आने की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, एंड जिसकी वजह से ये जो अर्निंग पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। चेंज इन द पॉपुलेशन कंपोजिशन, ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि चेंज इन द पॉपुलेशन कंपोजिशन, उसमें किस तरह के चेंजेस आते हैं। चेंज इन द ऑक्यूपेशनल, हमने देखा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, तो उसमें चेंजेस होते हैं, वो किस तरह के होते हैं वो हम देखते हैं। जिसमें पहला चेंज है क्वांटिटेटिव एंड सेकंड चेंज है क्वालिटेटिव। Quantitative changes. Sometimes we notice a rise or fall in the population. कभी-कभी हम देखते हैं कि किसी जगह पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो किसी जगह पर पॉपुलेशन थी तो उससे भी ज्यादा डिक्रीज हुई, तो उसका रीजन क्या है कि एक जगह पे ज्यादा बर्न हो गया और दूसरी जगह पे लोगों की डेथ होने लगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, तो उसके रीजन क्या है वो हम देखेंगे। Sometimes we notice a rise or fall in the population. This happens due to the population growth and migration of people. क्योंकि वहाँ का या तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है या फिर वहाँ के लोग दूसरी जगह पे माइग्रेट कर रहे हैं, दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ की पॉपुलेशन कम हो जाती है और वो लोग जहाँ पे जाते हैं वहाँ की इंक्रीज होती है। द कंडीशन लीडिंग टू अ क्वांटिटेटिव चेंज आर लैंडलेसनेस, क्योंकि वहाँ की ज़मीनें या तो काफ़ी कम होती है या फिर फर्टाइल नहीं होती, लो पर लैंड रेशियो जितने पर्सन है उस पर्सन के हिसाब से ज़मीनें भी तो आनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। जैसे कि 8th स्टैंडर्ड की अगर आप स्टूडेंट्स हो तो पर स्टूडेंट एटलीस्ट उनको बैठने के लिए बेंचेस पे जगह मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो जगह ना हो तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अभी क्लास छोटा है, बेंचेस कम है, पॉपुलेशन क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। अर्बनाइजेशन एज वेल एज सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, कोई भी रीजन हो सकते हैं आपकी शिफ्टिंग के, आपके माइग्रेशन के पीछे, वो सोशल हो या फिर आपके पर्सनल एजुकेशन रिलेटेड हो, आपकी जॉब से रिलेटेड हो, तो ये सारे रीजन है जहाँ पर आप माइग्रेशन करते हो, आप शिफ्टिंग करते हो। सेकंड वन है क्वालिटेटिव। The changes observed in the level of health and education indicate qualitative changes. It alters the way of thinking and behavior as well as style and standard of living. This is normally depend on your standard of living, means that which type of life you are carried out. Standard life, medium life, or your lifestyle is being to very lowest. The other factor responsible for qualitative changes, दूसरे भी क्वालिटेटिव चेंजेस है लाइक डेडिकेशन, आपको कुछ नया करने का आप में जुनून है, डेडिकेशन है, लेकिन आप जहाँ पर हो वहाँ पर वो चीज़ आपको नहीं मिलती तो आप दूसरी जगह पे जाते हो। देन हार्ड वर्क,
पेट्रोटिज्म, देश के लिए कुछ करने की फीलिंग्स, enthusiasm, courage, etc. This factor bring about social cultural changes. ये सारे फीलिंग, ये सारे फैक्टर जिसकी वजह से सोशल चेंजेस होते हैं एंड वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है क्वालिटेटिव, जिसमें सबसे पहला है रिलीजियस, हमारे धर्म के बेसिस पर, एंड सेकंड वन है लिंग्विस्टिक, मतलब कि अलग अलग लैंग्वेजेस के बेसिस पे। Religious. India is a secular state. People who follow different religions stay together here. India जो कि secular nation है, क्यों? क्योंकि अलग अलग religion के लोग एक साथ मिलकर यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। Among all the religions, Hindus are in majority followed by Muslim, Christians, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi. अलग अलग जितने भी रिलीजन है उसमें सबसे ज्यादा मेजॉरिटी किसकी है? हिंदू, एंड देन सेकंड वन मुस्लिम, और फिर बाकी सारे रिलीजन। लिंग्विस्टिक ग्रुप्स मींस कि अलग अलग लैंग्वेजेस। इंडिया इज अ लार्ज कंट्री विद द डाइवर्सिटी एज इट्स प्राइम कैरेक्टरिस्टिक। एज यू नो दैट इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री एंड फॉर दैट इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वेजेस लाइक सेंट्रल, साउथ एंड नॉर्थ, जिसकी वजह से काफ़ी सारा डाइवर्सिटी कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलती है। वहाँ पर लैंग्वेजेस भी काफ़ी ज़्यादा है। आप कोई रीजन चेंज करो तो नॉर्मली लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है। करंटली देयर आर 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आज के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 22 जितनी लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज की गई है, मतलब कि इंडिया की लैंग्वेजेस में उनको गिना गया है। हिंदी एंड इंग्लिश आर द टू ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें हिंदी एंड इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के साथ जुड़े हो तो ये दोनों लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए। द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, एंड हमारे जो स्टेट्स थे वो लैंग्वेज के बेसिस पे ही बने हुए हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में जाओ तो मराठी, गुजरात में गुजराती, कच्छ में कच्छी, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस हमें देखने को मिलती है। And the last one, health structure. Last है हमारा health structure. Okay, health structure. अभी आप देख सकते हो नीचे जो भी लिखा है वो The health of a person can be defined as the physical, mental, emotional, social, economic and spiritual well-being. कि कोई पर्सन हेल्दी है कि नहीं आप कैसे जज कर सकते हो? अगर वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अगर वो स्ट्रांग हो तो आप कह सकते हो कि ये है हेल्दी पर्सन। द बेस्ट लेवल ऑफ हेल्थ हेल्प्स इन फोस्टरिंग द प्रोसेस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। अगर एक हेल्दी पर्सन कहीं ना कहीं नेशन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड नेशन के डेवलपमेंट काफ़ी फोस्टरिंग मतलब कि काफ़ी जल्दी डेवलपमेंट होता है अगर उस कंट्री के लोग हेल्दी हो। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, द पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन इज इट्स वेल्थ एंड स्ट्रेंथ। किसी भी कंट्री की जो स्ट्रॉन्गनेस है, जो स्ट्रेंथ है, वो क्या है? वहाँ की हेल्दी पॉपुलेशन। इफ द ह्यूमन रिसोर्स इज एजुकेटेड, ट्रेन्ड, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, देन इट विल फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो उस नेशन का जो डेवलपमेंट है वो जल्दी होने लगेगा। अब केयरफुली प्लान यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बीइंग द फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। टू कीप द पीस विद द डेवलपमेंट नेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द ह्यूमन रिसोर्स इज डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट हो तो उसको पहले ये देखना चाहिए कि बाकी वहाँ के जो लोग हैं, मीन्स कि वहाँ के डेवलप पर्सन ही डेवलप हो रहे हैं या फिर जो मिडिल क्लास पर्सन है या फिर जो लोअर क्लास पर्सन है, अगर वो वहाँ के डेवलप होते हैं तो आप कह सकते हो कि ये डेवलप कंट्री है। The factor that hamper the progress of a nation must be eliminated or controlled. अगर कोई ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से प्रोग्रेस नहीं हो रहा है तो वो एलिमिनेट मतलब कि दूर करना चाहिए या फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, कंट्रोल में करना चाहिए। और पॉपुलेशन is one such factor that has been to deal with as per the population policies adopted since 1951, क्योंकि कंटिन्यूसली हम देख सकते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और जो कहीं ना कहीं एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। सो 1951 के हिसाब से पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई गई है कि
उसको अभी कंट्रोल में किया जाए। As a part of national population policy, various programs like nutritious food program, care for mother and child, pure drinking water, school health program, safeguarding the rights of children, etc. must reach the grassroots focus. अलग अलग जो लेवल है या फिर जो लोग कास्ट के जो लोग हैं या फिर जो मेन प्रॉब्लम से अभी हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि प्योर ड्रिंकिंग वाटर है वो हमारी नेसेसिटी है, न्यूट्रियस फूड मिलना चाहिए, या फिर अच्छी स्कूल होनी चाहिए, हेल्थ प्रोग्राम्स होने चाहिए। तो ये जो रूट से हमें नीचे से डेवलपमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर बेस ही हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा। इवन द 5-year प्लान आर मेड कीपिंग द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इन फोकस, और हमारे जो 5-year प्लान है उसको भी फोकस किया गया है। वी मस्ट रिजॉल्व टू कंट्रीब्यूट एज कमिटेड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। एंड कहीं ना कहीं हमें ये कमिटेड करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए एज अ सिटीजन, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के हमें भी हमारे नेशन के डेवलपमेंट के लिए उसके प्रोग्रेस में एक हिस्सा देना चाहिए। So here our chapter number 6 which is about human resource. So human resource कैसे होने चाहिए, educate, आप कैसे कह सकते हो कि कोई person educate है, so on the basis of literate, then birth rate, death rate, migration, then we have study about the structure, and this structure is depend on age structure, sex ratio means male female, literacy, occupational structure, change into the occupational structure means the quantitative and qualitative, and qualitative divide into two parts, religious and linguistic, and in the last health structure. So here we are going to end this